हाँ, तो देखिए बच्चों, आज बिल्कुल एक नई कंसेप्ट हम चालू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। अब देखिए, ये एनसीईआरटी में तो है नहीं। एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, बिल्कुल नाम ही नहीं है। हाँ, पुरानी किताबों में थी। आज के 15 साल पुरानी एनसीईआरटी आप देखेंगे, उसमें ये काफ़ी डिटेल में था इक्विवेलेंट मास। तब इसके क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। बाद में इसको हटा दिया क्योंकि इसकी कहीं ज़रूरत पड़ती ही नहीं। इसकी ज़रूरत सब आगे के काम आता हो तो कहीं आगे काम नहीं आता है, क्योंकि जो काम इक्विवेलेंट मास से होता है ना, वो सारे काम एटॉमिक मास से भी हो जाते हैं। कोई इसमें नया नहीं है कि इसके बिना काम ना चले, बल्कि इसके बिना ज़्यादा आसानी से काम चल जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ही क्रिएट करता है, इसलिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने बाद में पहले पढ़ाते थे, बड़े डिटेल में पढ़ाते, बस इसको हटा दिया बाद में। बट चूंकि शीट में सवाल दे रखे हैं, इसके एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, आप नीट 33 ईयर सोल्व करेंगे तो उसमें इक्के दुक्के सवाल मिलेंगे आपको, क्योंकि पहले तो आते थे ना ये, लेकिन वो 10 साल पुराने मिलेंगे, उसके बाद में नहीं मिलते ये। IIT 43 ईयर करेंगे, वहाँ भी इक्के दुक्के सवाल मिलेंगे आपको इससे रिलेटेड। इसलिए आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ पर इक्विवेलेंट मास। देखो, इसकी डेफिनेशन तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं जा रहा मैं। साहब, इसकी डेफिनेशन क्या है? यदि हमारे सिलेबस में होता तो डेफिनेशन भी पढ़ते, हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। बट फिर भी समझा रहा हूँ मैं आपको, कहीं थोड़ा बहुत ये यूज हो जाए तो। देखो, जो इक्विवेलेंट मास होता है ना, इक्विवेलेंट मास वो एक रेशो होता है। साहब, किसका रेशो होता है? तो ये रेशो होता है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, और कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, आयोनिक मास भी ले सकते हैं, आयोनिक मास। आयन के लिए आयोनिक मास भी होगा। इसको डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे? वैलेंसी से। वैलेंसी क्या होती है? आपने पढ़ा होगा वैलेंसी। किसी एटम के बॉन्ड बनाने की जो ताकत होती है, उसके बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है, हम उसको कहते हैं वैलेंसी। जिससे हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना पाता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना पाता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन वैलेंसी से यदि डिवाइड कर दें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और आयोनिक मास को, तो हमें एक रेशो मिलता है। उसी रेशो को नाम दिया गया है इक्विवेलेंट मास। आप कहेंगे साहब, ये तो डेफिनेशन हो गई। भैया, डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है। इसकी डेफिनेशन बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बिल्कुल न जाएं आप। साहब, हमें तो परिभाषा लिखाओ, डेफिनेशन लिखाओ, तो डेफिनेशन हमारे कहीं काम नहीं आने वाली है, इसलिए मैं उस पर जा ही नहीं रहा। वो बेकार टाइम बिगाड़ू है खाली, बस वो। हाँ, लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये डेफिनेशन नहीं है। हाँ, लेकिन इक्विवेलेंट मास होता यही है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है, किसी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और आयंस हो सकता है। यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, और रिएक्टेंट आयंस है तो आयोनिक मास अपॉन वैलेंसी। हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट मास। इसकी डेफिनेशन में 3 एलिमेंट्स को बेस बनाया गया है। जैसे एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती है ना, कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो मास है जो बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के
एक एटम के 1/12 से कितने गुना भारी है। इट इज डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो वहाँ बेस किसको माना गया है, कार्बन 12 को। ऐसे इक्विवेलेंट मास में 3 एलिमेंट को बेस बनाया गया है, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इन तीनों एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास हमको पता होना चाहिए, ये हमको याद रखने हैं। क्लियर? चलो निकालते हैं तीनों के इक्विवेलेंट मास। अब जरा देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट। तो हम हाइड्रोजन का लेंगे एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। वैलेंसी क्या होती है, 1। वैलेंस इसका 1 है, इक्वल टू 1। सब ये हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास है, बिल्कुल यही हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास है। ये हमको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। इतना सिंपल, इतना ही सिंपल है। डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा आगे देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो एलिमेंट। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वैलेंसी। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, वैलेंसी होती है 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, पता होना चाहिए हमको। तो रेशो कितना आएगा, 8। ये ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास है 8, याद रखना है। ये गिवन नहीं होगा, याद रखना है हमको। ऐसे ही देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन इज ऑल्सो एलिमेंट। तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। अब भाई क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, वैलेंसी 1 होती है क्लोरीन की। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो रेशो आएगा हमारे 35.5। इन 3 एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हमको याद रखना है, दैट्स ऑल। चलो कुछ और मैं बता देता हूँ आपको। आयंस का जरा देखते हैं। देखिए, देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस, ठीक है। तो क्या होगा, आयोनिक मास अपॉन वैलेंसी ऑफ आयंस। अच्छा, आयन की वैलेंसी क्या होती है, कोई बता सकता है कि साहब ये आयन की वैलेंसी है? यस, आयन की वैलेंसी क्या होती है, जो आयन के ऊपर चार्ज होता है। भाई आयंस आर द चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है ना आयन के ऊपर, उसी को तो आयन बोलते हैं। तो आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आयन की वैलेंसी है। तो आयोनिक मास अपॉन चार्ज, ये आयन की वैलेंसी है। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Na+। अब ये सोडियम कैटायन है, अब इसका आयोनिक मास। तो अब आयोनिक मास निकालेंगे कैसे? तो देखो, आयोनिक मास केवल एक वर्ड अलग है, कंसेप्ट सारा वही है। इसका जो एटॉमिक मास है वही आयोनिक मास भी है। आयोनिक मास निकालने का कोई अलग से तरीका नहीं है। आयोनिक मास बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे एटॉमिक मास निकलता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, वही इसका आयोनिक मास भी होगा। वैलेंसी 1 है, +1 चार्ज है ना,
तो वैलेंस इज द 1, तो आएगा 23। ये सोडियम का इक्विवेलेंट वेट है। आगे देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम +2। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, 40, तो 40 इज द आयोनिक मास। वैलेंसी कितनी है? 2। कैसे पता लगे 2? भाई 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज साफ नजर आ रहा है, आंखें फाड़ के देखो, आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20। तो 20 इसका इक्विवेलेंट मास है। ऐसे देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट एनायन, अब ये नेगेटिव चार्ज आयन है सल्फेट। अब देखो सल्फेट का आयोनिक मास, तो एटॉमिक मासेस को ऐड करके हम आयोनिक मास निकालेंगे। देखो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का 16, तो 32 + 64 = 96। तो सल्फेट का आयोनिक मास होता है 96, वैलेंसी 2 है। ये 2 यूनिट चार्ज है, वैलेंसी 2, डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 48। ये इसका इक्विवेलेंट मास है 48। आगे जरा देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe+2। अब आयरन का आयोनिक मास होगा 56, एटॉमिक मास यही होता है, वैलेंसी 2 है, तो आपके 28। अच्छा देखो, आयरन का एक आयन और भी होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe+3। Fe+2 को कहते हैं फेरस, Fe+3 का नाम है फेरिक, फेरस और फेरिक। अब भाई आयरन का एटॉमिक मास तो यहाँ पे 56 ही आएगा, वैलेंसी आ जाएगी 3, डिवाइड कर लेना है ना, ये इसका इक्विवेलेंट मास। ये हमने देखा आयंस का इक्विवेलेंट मास। चलो इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स, जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं ना एसिड, उनका इक्विवेलेंट मास। भाई इक्विवेलेंट मास के लिए बस वैलेंसी को समझना है कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है। जहाँ वैलेंसी क्लियर हो गई, इक्विवेलेंट मास क्लियर हो जाती है। चलो देखते, देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, एसिड, अब एसिड तो एक कंपाउंड होगा, कोई एलिमेंट तो एसिड होता नहीं है, तो कंपाउंड का आएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। अब आप में से कोई बता सकता है साहब एसिड की वैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी ऑफ एसिड? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो एसिड की वैलेंसी को समझते हैं। देखो एसिड के अंदर जो H+ आयन का नंबर है, एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन देते हैं उनको एसिड कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनमें से H+ आयन अलग हो जाता है, हम उनको कहते हैं एसिड। अब यदि एसिड के मॉलिक्यूल में एक H+ आयन हो तो एसिड की वैलेंसी होगी 1, 2 H+ आयन हो वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि एसिड का जो एक्टिव पार्ट है वो H+ आयन ही है, जिसके कारण उसमें एसिडिक करेक्टर है वो H+ आयन ही है। तो एसिड की वैलेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ H+ आयन।
और इस H प्लस आयन के नंबर को साइंटिस्ट ने एक टर्म दी है और उस टर्म को कहते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। आप कहेंगे साहब बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? यह लिख रहा बगल में इसके डेफिनेशन। नंबर ऑफ H प्लस आयन को क्या कहते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड। और यही एसिड की वैलेंसी भी है। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एसिड के, उसमें और क्लियर होगा आपके। देखो जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा 36.5। कैसे? हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, दोनों का टोटल आएगा 36.5। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो एक H प्लस आयन देता है, एक के नंबर, और ये H प्लस आयन का नंबर इसकी बेसिसिटी है ये, और ये इसकी वैलेंसी है। ऐसे देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा 98। वैलेंसी देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का आयोनाइजेशन जब करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन हैं, 2 H प्लस आयन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वैलेंस हो जाएगी 2। इक्विवेलेंट मास होगा 49। समझ में आ गई बात? ऐसे देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिटिक एसिड। दैट्स क्लियर? अब एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। अब इसकी वैलेंसी 1। आप कहेंगे साहब हाइड्रोजन तो इसमें ज़्यादा है, 3 तो यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 3 और 1 4, लेकिन एसिडिटी कितनी होती है? 1। देखो एसिड के मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं कि सारे एसिडिक हो। जो हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में अलग होता है, बस वो एसिडिटी में काउंट होता है, वो उसकी वैलेंसी में काउंट होता है। देखो जब एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये 3 हाइड्रोजन तो अलग ही रहते हैं, ये एसिडिक नहीं है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ वो हाइड्रोजन हटता है, और वो केवल एक हाइड्रोजन है, तो इसकी वैलेंसी 1 है, और इक्विवेलेंट वेट होगा यहाँ पर 60। तो दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ऐसे जरा देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। अब जरा बेस का इक्विवेलेंट वेट देखते हैं अपन। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, बेस अल्कली, बेस को बोलते हैं हम अल्कली। अब बेस भी सारे कंपाउंड ही होते हैं, तो बेस का मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। अब देखो बेस की जो वैलेंसी होती है ना, वो होती है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, और हाइड्रोक्साइड आयन के नंबर को कहते हैं एसिडिटी। देखो बेस की एसिडिटी है और एसिड की बेसिसिटी है, ध्यान रहे इस बात को। अपोजिट टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी।
एसिडिटी ऑफ बेस मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और ये बेस की वैलेंसी है। अब जैसे देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 और इसमें एक हाइड्रोक्साइड आयन है, वैलेंसी 1 है 40। ऐसे देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होगा 74। अब जरा इसके मॉलिक्यूल की बनावट ही देख लो, इसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वैलेंसी फैक्टर होगा 2 और आपका 37। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आयन का देखा, एसिड का देखा और बेस का देखा। और भी कई तरह के एग्जाम्पल होते हैं, सारे यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, कुछ चैप्टर के साथ भी आएंगे। तो ये था आपके इक्विवेलेंट मास। स्टार्टिंग में हमने कहा कि इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन 3 एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, और उन तीनों एलिमेंट पर बेस इक्विवेलेंट मास को निकालने के 3 अलग अलग तरीके भी हैं। अब उन जरा तरीकों पर बात कर लेते। देखिए तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास का इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो देखो इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन करने के जो 3 तरीके हैं उन 3 एलिमेंट पर बेस्ड हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इन तीनों एलिमेंट पर बेस्ड 3 तरह के फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है देखिए का वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स ऑल। यानी कि एलिमेंट का वेट और हाइड्रोजन के वेट का रेशो दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होता है। ये तो पहला फार्मूला तो ये है। क्लियर। इस फार्मूले को समराइज करें हम, साहब इतना बहुत बड़ा लिखा है तो छोटा करो, तो चलो वेट को W से कर दो, आप नीचे लिख दो एलिमेंट, ये वेट ऑफ हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट मास का सिंबल होता है E। E इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट मास। किसका? एलिमेंट का, एलिमेंट। और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास होता है 1। ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास को निकालने का फार्मूला तैयार हो गया है। समझ में आ गई बात? यानी कि एलिमेंट और हाइड्रोजन के मास का रेशो दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होता है। बस इस फार्मूले का आधार यही है। दूसरा देखिए ऐसे ही, अब ऐसे ऑक्सीजन के लिए है तो भाई देखिए कि वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8। तो सीधा आप नीचे 8 लिख दो। ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। तीसरा फार्मूला देखो, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन 35.5। भाई ये 3 तो हमको याद रखना ही है, इसका तो कोई उपाय नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन।
इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये तीन ही हो। बस एक एलिमेंट का यदि हमको इक्विवेलेंट मास पता हो, और भी हो सकता है, इसको कितने भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे कि वेट ऑफ एलिमेंट वन, कोई मान लीजिए दो एलिमेंट आपके पास है, वेट ऑफ एलिमेंट वन अपॉन वेट ऑफ एलिमेंट टू, एलिमेंट टू दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो दोनों के वेट का रेशो होगा ना, वो दोनों के इक्विवेलेंट वेट का भी रेशो होगा। तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट वन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट टू, ये भी हो सकता है फार्मूला। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल से फार्मूला है। चलो अब कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से न्यूमेरिकल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखो तीन चार में आपको छोटे छोटे सवाल यहाँ पर करा रहा हूँ मैं, उनको देख रहा अभी। अब जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा सवाल है, देखिए ए मेटल ऑक्साइड हैज़ 20% ऑक्सीजन बाई मास, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अ मेटल ऑक्साइड हैज़ 20% ऑक्सीजन बाई मास, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। हाउ कैन वी कैलकुलेट? वेरी सिंपल, हम अज्यूम करेंगे यहाँ पर, अज्यूम क्या अज्यूम करेंगे? मेटल ऑक्साइड का वेट, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 100 ग्राम। क्यों अज्यूम किया? क्योंकि परसेंटेज इज गिवन। जब परसेंटेज गिवन हो तो अज्यूम करते हैं ना 100, ये है। अच्छा, मेटल ऑक्साइड का वेट 100 ग्राम है, तो जरा देखिए वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, कितना आएगा? 20 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 20 ग्राम। सब कैसे पता लगा? दे रखा है सवाल में 20% बाई मास। 20% बाई मास का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड में 20 ग्राम ऑक्सीजन है, और 100 ग्राम हमने अज्यूम किया है, तो वेट ऑफ मेटल कितना होगा? 80 ग्राम। एम का मतलब मेटल। क्लियर? अब फार्मूला लगा देते हैं कि वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपॉन 8। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, मेटल का वेट 80 है, ऑक्सीजन का 20। मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ऑक्सीजन का 8 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 8 4 बार कैंसिल, 8 को 4 से करेंगे तो 32 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 32। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। ये एक सवाल हो गया है, समझ में आ गई बात? चलो एक और सवाल देखिए इसी तरीके से। देखिए सवाल इस तरीके से कि 100 ग्राम मेटल react with 71 ग्राम क्लोरीन, find equivalent mass of metal। ध्यान दीजिए सवाल में कि 100 ग्राम मेटल रिएक्ट विद 71 ग्राम क्लोरीन, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। चलो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है,
ये एलिमेंट की जगह मेटल लिख देते हैं, मेटल, और ये मेटल, ये लीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। तो मेटल कितना, 100 ग्राम लिखा हुआ है, 100 ग्राम, ये 100 ग्राम मेटल। क्लोरीन का वेट कितना, 71 ग्राम, 71 ग्राम। मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है, और क्लोरीन का 35.5 है। 35.5 से 71 2 टाइम कैंसिल, और 2 से 100 50 टाइम कैंसिल। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आपके आ गया 50। यही आंसर है। चलो एक और सवाल देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कि 100 ग्राम, 100 ने 2 ग्राम करो, 2 ग्राम मेटल गिव 224 ml हाइड्रोजन at STP। 2 ग्राम मेटल गिव 224 ml हाइड्रोजन at STP with acid, with acid, find equivalent weight of metal। देखो ये सवाल पिछले 2 सवालों से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है पहले समझते हैं। देखो पिछले 2 सवालों में क्या था कि ऑक्सीजन और क्लोरीन का वेट ही गिवन था। यहाँ हाइड्रोजन का वेट नहीं है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 224 ml हाइड्रोजन। तो मोल कंसेप्ट से हम हाइड्रोजन के वॉल्यूम से हाइड्रोजन का वेट निकालेंगे हम, ठीक है। पहले हम निकालते हैं, देखिए वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहले हाइड्रोजन का मोल निकालते हैं। अब मोल का फार्मूला लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 22,400, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है, इसलिए वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 22,400 से। वॉल्यूम आपके 224 ml और 22400 आपके आएगा 10⁻⁻2 मोल। ये हाइड्रोजन के मोल आ गए। मोल से निकालेंगे वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या करेंगे, हाइड्रोजन के मोल को हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, तो 2 × 10⁻⁻2 ग्राम। समझ आएगी बात। अब फार्मूला लगा देंगे कि वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। कि साहब मेटल का वेट कितना है, ये दे रखा है क्वेश्चन में 2 ग्राम। हाइड्रोजन का वेट कितना, ये निकाल रखा हमने 2 × 10⁻⁻2। मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, हाइड्रोजन का होता है 1, याद रखना है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हाइड्रोजन का मेटल का इक्विवेलेंट वेट आएगा 100। यही आंसर है। समझ में आ गई बात। तो ये थे आपके इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स। समझ में आ गया। ये ज़्यादातर सवाल इन्हीं तीनों एलिमेंट पर बेस्ड होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनके अलावा भी हो तो चौथा फार्मूला भी लिखा है हमने, इनके अलावा भी हो तो चौथा फार्मूला भी हमारे सामने है। जब भी होगा 2 डिफरेंट एलिमेंट से होगा, दोनों डिफरेंट एलिमेंट के वेट का रेशो दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशो के इक्वल रहेगा। बस हमेशा ध्यान रखिए, कभी कोई सवाल कोई न्यूमेरिकल इसका गलत नहीं होगा। यही था आपके इक्विवेलेंट वेट। अब आपके शीट वगैरह में जो भी सवाल हो
चाहे वो आईआईटी की हो, मेडिकल की, वो सारे सवाल हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई एक दो सवाल अटकेंगे, हम डाउट क्लास में उसको क्लियर करेंगे। कल की एक दिन की क्लास और बची हुई है ये, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जल्दी से आप इसके सारे क्वेश्चन फिनिश कर डालिए, कम से कम 3 किताबें तो है ही। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठानी है, फिर आपकी शीट सॉल्व करनी है, फिर नीट 33 ईयर करेंगे, और मैथ वाले आपके आईआईटी वाले आईआईटी 43 ईयर सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट है आप निशान लगाते रहिए। कल के बाद हमारी डाउट क्लास रहेगी। जब तक आपके डाउट चलेंगे तब तक डाउट क्लास चलेगी। जिस दिन आपके डाउट आने बंद हो जाएंगे, हम अगला चैप्टर चालू कर देंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट न रहे, कि तभी पॉसिबल होगा जब आप घर पर लग कर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेट डाउट भी आएंगे। समझ में आ गई बात? ये चलो ठीक है।